दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल फिन ग्लिम्स पे। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमारा पूरा वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है। पूरा जो यूट्यूब चैनल है, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सभी पे इसी के बारे में डिस्कशंस चल रही है कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट इतना करेक्ट हो गया, इतना फॉल आ गया। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये मार्केट का फॉल है, जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है, जो एआई की वजह से जो करेक्शंस आई हैं मार्केट में, ये किस तरीके से आपके लिए एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जैसे कि हमने 2019 के कोविड में देखा था, जबकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी। हमारी कई कंट्रीज़ की, पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज़ ने एक तरह से नेगेटिव में रिटर्न्स दिखाए थे। सेम लाइक सिचुएशन जब डॉट कॉम बबल हुआ था 2008 में, लेमन ब्रदर्स जब बैंक क्राइसिस हुआ था। जब भी ये बड़े क्राइसिस होते हैं, या जब ईरान इराक वॉर हुआ था, जब इन दोनों की कंट्रीज में आपस में वॉर हो गया था, जब भी वॉर लाइक कंडीशंस होती हैं तो मार्केट जो है वो हमेशा आगे की फ्यूचर को देख करके पैनिक करके एंड उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अच्छे डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो इसका मतलब है आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक बड़े विजन के साथ मार्केट में आपने एंट्री ली थी। अभी वॉर के टाइम पे जब ईरान का वॉर है यूएस के साथ, इसराइल के साथ, और उसने पूरे मिडल ईस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं बॉम्बिंग करने शुरू कर दी है, हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि वो जो हमारा क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसिंग ऊपर जाए। उन्होंने $200 का अभी टारगेट प्राइस रखा है, जो कि अचीवेबल है। मैं मानता हूँ बिल्कुल अचीवेबल है, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। आम इंसान के लिए ये जो वॉर लाइक कंडीशन है किस तरीके से चेंजेस लेके आती है, सबसे पहली चीज़, हम सभी को पैनिक नहीं करना है। जो हमारे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर वो 10-15% करेक्ट हो भी गए हैं तो वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने अभी अपने चैनल पे आपको बताया कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए इन्वेस्ट करने की। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक बॉटम को पकड़ सकते हैं कि भाई जब सबसे ज़्यादा वॉर ख़त्म हो जाएगी और जब से सबसे ज़्यादा सस्ते स्टॉक्स होंगे उस टाइम पे मैं बाय करूँगा। नहीं कर सकते, आप कभी इस बॉटम को नहीं कैच कर सकते। इसीलिए जो सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो एक डिप को पकड़ते हैं कि जैसे ही मार्केट ने करेक्ट होना शुरू किया, वो बाय करते जाते हैं, कहीं ना कहीं एक एवरेज बन जाता है डिप पे। क्योंकि मार्केट जो अभी है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल बैंक से, कई बड़े स्टॉक्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कई बड़े अच्छे स्टॉक्स जिसको मैं कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि 30% से लेकर के 40-50% तक डिस्काउंट्स देखे जा सकते हैं। ऐसे डिस्काउंट्स देखे जा सकते हैं जिनके जो लेवल है वो 2017, 2018, 2019 के लेवल पे स्टॉक्स आ चुके हैं आज के टाइम पे, और कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। आप अगर देखें क्या कंपनी में कुछ बुरा हो गया है, क्या कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज आया है? कुछ नहीं, ये सिर्फ वॉर का एक डर है। जो कि आप देखेंगे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे भी निफ्टी जो है वो 3 से 4% करेक्ट हो गई थी, उसने रिकवरी ली और अच्छी रिकवरी ली, आज वो ऊपर ऊपर गई हुई है। सेम चीज़ें हमेशा जब भी पैनिक सिचुएशन होती है तो मार्केट डिप जाती है, और ये इसीलिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अगर आपने कभी भी इल्यूमिनाटी का नाम सुना हो, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको माना जाता है कि ये लोग दुनिया को ऑपरेट करते हैं, राइट, एंड जिसमें माना जाता है कि इसराइल है, यहूदीज़ हैं, जो इतनी बड़ी सभी टेक कंपनीज को, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आप गूगल ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जित उनमें सभी में आपको ज़्यादातर ज्यूस दिखेंगे। ये कहते हैं कि यही लोग कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूएस में बैठे सभी लोग जो इसराइली हैं बिजनेसमैन, बड़े ज्यूस बिजनेसमैन है, सभी यूएस से अच्छा सपोर्ट है। इनका मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं वॉर्स को छिड़वाते हैं, जो कि अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सही भी लगेगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एक वॉर ड्रिवन इकोनॉमी ही है। जब भी कहीं वॉर होता है तो सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज होते हैं वो यूएस होता है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा हथियार बेचे हैं, वो हथियार बेच के अपनी इकोनॉमी को चलाता है। कई जगह कई लोग मानते हैं कि ये लोग खुद भी वॉर क्रिएट करते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग देख सकते हो कि कितनी चीज़ें हुई। तो इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि अभी जो ये वॉर चल रहा है करंट में ईरान के साथ, ये कंटिन्यू भी हो सकता है
ये भी है कि ये वॉर लंबा चले। जहाँ तक कई एनालिस्ट मान रहे हैं, हो सकता है कि अभी ताइवान पे चाइना चढ़ाई कर दे, और अगर ऐसा होता है तो मेरा खुद का मानना है कि फिर साउथ कोरिया भी कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के अटैक के अंडर आ सकता है। कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है इंडिया पीओके पे चढ़ाई कर दे। तो एक तरह से मैं, जैसा अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, एक सेंचुरी ऑफ वॉर बनेगा, जो हम अभी आने वाले 50 से 60 साल या ये 70-80 साल का ट्रांजिशन फेज देखने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ वॉर्स देखने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस की हेजमनी को ख़त्म तो होना है, यूएस की सुपर पावर को ख़त्म तो होना है, और उसकी जगह हो सकता है सिर्फ चाइना ना ले, कई मल्टीपल प्लेयर्स आकर के इस स्पेस पे खड़े हो सकते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, इंडिया हो गया, जो हम ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं, कि सिर्फ इकलौता चाइना सबसे पावरफुल नहीं बन सकता है। यूएस डिक्लाइन कर जाएगा एज अ हेजमोन, वो जो आज के टाइम पे उसकी सिंगल चलती थी, मैं थी यूज़ करूँगा, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी रशिया को सैंक्शन करके जो वो डर दिखाता था कि इकोनॉमिकल मिस्ट है उसके पास, वो कहीं ना कहीं खो गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी मिलिटरीली अभी ईरान ने कहीं ना कहीं, मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि औकात दिखा दी है उनको, कि क्या औकात है एक इतनी बड़ी हेजेमोन की। सो कहीं ना कहीं हेजेमनी चैलेंज होने लग गई है, और आने वाली सेंचुरीज में कहीं आप देख सकते हो दशकों में ये जो युद्ध का दौर है वो बढ़ेगा, क्योंकि यूएस के पास, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप की हेजमनी बचा के रखने के लिए, यानी अपने आप को सुपर पावर बना के रखने के लिए पूरी दुनिया में वॉर्स कराना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये वॉर हमें किस तरीके से, हमें क्या क्या अपने लिए प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके से इस वॉर टाइम सिचुएशंस में जो मल्टी टाइम बिलियनियर्स होते हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, राइट। आपने देखा था कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अगस्त 2024 में ही आउट करा दिया था, और हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ एक स्टेप लिया था। अभी हमने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी डिस्काउंटेड रेट्स पे एआई की वजह से थी। इंडियन मार्केट ने पिछले 1.5-2 सालों से परफॉर्म नहीं किया, सॉफ्ट परफॉर्मेंस का टाइम है। एंड ये वॉर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल चेंज लेके आ जाएगा। इंडिया अभी भी ग्रो करेगा। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है, इंडिया के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए और हमारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं यूएस में अभी इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं कट आउट कर रहा हूँ, मैं यूएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं कि मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट पे, अभी ये स्टॉक मार्केट से ज़्यादा भरोसा है। तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास लिक्विड कैश है तो हम उसको धीरे धीरे हर महीने, मान लीजिए आप एक एसआईपी टाइप कर सकते हैं, कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख का कॉर्पस फंड है, तो आप हर महीने 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले हो सकते हैं, ये जो ईरान का वॉर है, हो सकता है कि 2-3 हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते, 1-1.5 महीने कहीं तक भी कंटिन्यू हो सकता है। कोई इसकी अभी सॉल्यूशन तो नहीं है इस वॉर का अभी तक। सो इसीलिए सेकंड चीज़, अभी के टाइम पे कोशिश कीजिएगा, कई लोग पैनिक होकर गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर, मैंने अभी चेक नहीं किए, लेकिन जाने चाहिए, और वो जाएंगे, और आने वाले टाइम में और जाएंगे। लेकिन अभी आपको पैनिक में होकर गोल्ड नहीं खरीदना है। लिक्विड कैश पे बचिए, एटलीस्ट इतना कैश अपने साथ ज़रूर रखिए कि आप वॉर लाइक कंडीशन में और एक ग्लोबल क्राइसिस के कंडीशन में एटलीस्ट 3 से 4 महीने सर्वाइवल कर सके। उसके अलावा इसी टाइम के लिए कहीं ना कहीं हमने प्रिपरेशन की थी, जब जैसे कि मैंने बताया कि हमने अगस्त 2024 को अपने फंड्स को आउट ले लिया था स्टॉक मार्केट से। हम प्रिपेयर इसी चीज़ के लिए कर रहे थे कि हम हाथ में कैश लेके बैठे थे कि अब हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे, और आपके सामने ही ये मौका। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो अभी की वॉर लाइक कंडीशन है, ये इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं लेके आई है आपके लिए। कई जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर्स हैं, या फिर वॉरेन बफेट हैं, कई बड़ी इन्वेस्टमेंट हाउस ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशंस थी, जो अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको कहीं ना कहीं लोअर डाउन किया था। उन्होंने कैश कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखा था। एंड आप देख सकते हैं कि वॉर्स हुई हैं, और ये वॉर्स कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने इल्यूमिनाटी में बोला, कई लोग कहते हैं कि वॉर्स कराई इसीलिए जाती हैं कि बड़े जो बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर्स हैं, ये एंटर कर सके एक सस्ते प्राइस पे। आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया, कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं आया है, वो भी 20%, 30%, 40% डिप डाउन हो चुका है। और अगर देखें तो हम वो अगले अपने महीने आने वाले स्टैंड पॉइंट से, अगर वो 20% भी बढ़ता है, और अगर वो 20% गिर जाएगा, तो 40% का आपको इंक्रीज उसमें आने वाले, जैसे ही कंडीशन सही होती हैं, आपको
4-6 महीने में आपको इजीली दिख जाएगा। सो इसीलिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इसीलिए कई लोग ब्लेम भी करते हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जो वॉर लाइक सिचुएशंस को बनाते हैं। कई लोग अभी इस चीज़ पे भी कमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल को लाइमलाइट से हटाने के लिए वॉर शुरू कर दी गई है। काइंड ऑफ मुझे भी लगता है पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का नाम था इसमें। सो आगे बढ़ते हुए हम अपनी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं इस वॉर लाइक कंडीशन में भी। हमें किस सेक्टर्स को, किन स्टॉक्स को स्पेशली टारगेट करना चाहिए। सो अब बात करते हैं सेक्टर के बारे में। देखिए, आने वाला जो टाइम है हम सभी को पता है कि कंजम्पशन ग्रोथ तो होने वाली है, बिकॉज जो हमारी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रही है। ब्लास्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला, और कंजम्पशन की नीड्स को पूरा करने के लिए सभी को एनर्जी ज़रूर चाहिए। तो हम एनर्जी सेक्टर में हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारे चैनल में हमने केपीआई एनर्जी को भी कहीं ना कहीं देखा था, वो ग्रीन सेक्टर की तरफ भी कर रही है। अडानी पावर भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। अभी सुजलॉन ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मूव्स दिखाए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्लान्स में चेंज किए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो एक क्लीन एनर्जी की तरफ उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने का भी फैसला किया है। सो एनर्जी स्टॉक्स हो गए। एंड एज ऑलवेज, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि ये डेकेड्स ऑफ वॉर होने वाला है, तो जो कंपनीज डिफेंस में हैं, इंडिया से पारस डिफेंस है, बीडीएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, एंड सेवरल अदर गुड कंपनीज। हम छोटी कंपनीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप के लिए कैपिटल इंटेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम थोड़ी सी एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि जो कंपनी हो वो एटलीस्ट 1,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो उसका, उसमें ज़्यादा छोटी कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें। अब हम उसके बाद चलते हैं अगले सेक्टर में, जिसको रेकमेंड करते हैं वो है आपका यूटिलिटी सेक्टर, डे टू डे यूज सेक्टर। आप इसमें यूज़ कर सकते हो एफएमसीजी वर्ड भी, चाहे हमारे पार्ले हो गया, डाबर हो गया, इस तरीके की कंपनीज जो कि डेली हाउस होल्ड की चीज़ें बना रही हैं, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने वाला है। सो लास्ट गुड्स के भी कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि मेरा फेवरेट होने वाला है, वो है फार्मा। फार्मा सेक्टर मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि आने वाले भी पिछले कुछ टाइम में उसने इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं भी दिखाई, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो पॉल्यूशन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले। सो ये अभी हमने आपको कुछ 4 सेक्टर्स बताए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स को देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ज़रूर लेकर के आने की, किस तरीके से हम स्क्रीनर्स पे ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या हम बेसिक फंडामेंटल देख सकते हैं एक स्टॉक के बारे में। किस तरीके से समझा जा सके कि कौन सा स्टॉक खरीदने के लायक है और कौन सा स्टॉक खरीदने के लायक नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम एक चीज़ और बताएंगे आपको कि जो आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है, जो अभी करंट टाइम में आपको माइनस दिखा रहा है या वो गिरा हुआ है, कृपया करके पैनिक ना करें, उसको सेल ना करें। ये सबसे बड़ी एक दिक्कत रहती है कि जब हम पैनिक में हो गए, पैनिक सेलिंग कर देते हैं, पैनिक बाइंग कर देते हैं। ना हमें गोल्ड की कोई पैनिक बाय करनी है, और ना ही कोई हमें अपने स्टॉक की अभी कोई पैनिक सेलिंग करनी है। ये एक टेम्परेरी चेंज है जो कि होने वाले टाइम पे हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये कंडीशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगी, सभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि सभी चीज़ें बैक टू रूटीन आ चुकी हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।